गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 8 का पहला पाठ कृषि प्रबंधन वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जब आपको लगे कि आपको कोई मुख्य बिंदु नोट करना है वो मैं आपको बताती जाऊँगी, बीच बीच में परिभाषाएं लिखवाऊँगी और इस पाठ में खास क्या है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आज आपका पाठ का नाम है कृषि प्रबंधन। इस पाठ के अंदर मुख्य रूप से 3 बातें हमको पढ़ने को मिलेंगी। पहला पॉइंट है हमारा कि फसल किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं और इनके क्या नाम हैं, और ये फसलें कौन कौन से मौसम में उगाई जाती हैं और कौन कौन सी फसलें हैं जो किस किस मौसम में उगाई जाती हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है हमारा कि कृषि करने के कितने चरण होते हैं। मुख्य रूप से कृषि करने के 7 चरण होते हैं। इन चरणों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि कृषि और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है। तो हम पहले पॉइंट जो बोर्ड पे लिखा है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे धीरे धीरे अपनी कॉपी में नोट करें। पहला प्रश्न लिखें, फसल किसे कहते हैं, वह इनके नाम, प्रकार और इनके नाम भी लिखेंगे और प्रकार भी लिखेंगे। पहला प्रश्न नोट कर लें। प्रश्न विधि से आज हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा कृषि के चरण, कितने चरण होते हैं। प्रश्न बना लीजिए इसका कि कृषि के कितने चरण होते हैं। तीसरा और लास्ट प्रश्न है हमारा कृषि तथा पर्यावरण, यानी कि कृषि और पर्यावरण का आपस में क्या संबंध है। मानव जाति पूर्णतः रूप से कृषि के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, अब पहला प्रश्न आप लिखें। मैं धीरे धीरे इसकी परिभाषा बोल रही हूँ। पहला प्रश्न है हमारा फसल किसे कहते हैं। लिखें, जब एक ही प्रकार के पादप निश्चित ऋतु में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। कृषि के फसल जब हम उगाते हैं तो ये फसल 3 प्रकार की होती है। पहली रबी, दूसरी खरीफ और तीसरी जायद। रबी की फसल को हम सर्दी की फसल भी कहते हैं और इसके उदाहरण लिखिए, गेहूं, जौ, चना, मटर तथा सरसों। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। इसके उदाहरण लिखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तिल, मूंग तथा उड़द। सबसे लास्ट और तीसरी फसल का नाम है जायद। यह गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। इनका उदाहरण है खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि। अब दूसरा प्रश्न, कृषि के चरण। कृषि के चरण, इसका उत्तर लिखिए। कृषि के 7 चरण होते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, तीसरा खाद या उर्वरक डालना, चौथा सिंचाई करना, पांचवा फसलों की
सुरक्षा करना। छठा, फसल काटना। और सातवां लास्ट जो है वो है अनाज का भंडारण करना। जब फसल कट जाती है और हमें अनाज प्राप्त हो जाता है तो उसका भंडारण करने की विधियां। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेंगे मिट्टी तैयार करना। इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि मिट्टी तैयार करने के क्या लाभ हमें मिलते हैं। मिट्टी तैयार करना यानी कि मिट्टी पोली करना। ये अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि पोली मिट्टी के क्या लाभ हैं, या पूछा जाता है कि जुताई करना क्या होता है। जुताई मैं अभी आपको लिख करके बताती हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है जुताई करना या मिट्टी पोली करना। यानी कि मिट्टी को पोली करने की क्या क्या लाभ होते हैं, ये क्यों करनी चाहिए और इससे किसान को सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, मिट्टी में हल चलाकर उसको उलट पुलट करना मिट्टी पोली करना या जुताई करना कहलाता है। इसके लाभ, पहला लाभ है इससे बीज का अंकुरण सही होता है, क्योंकि जमीन पोली होने पर बीज अधिक दूरी तक नीचे जमीन पर चला जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, इससे जड़ें गहराई में आसानी से चली जाती हैं। तीसरा पॉइंट है पोली जमीन में वायु जड़ों में आसानी से पहुंचती हैं और जल को अपनी जड़ों में पकड़ करके रखती हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट है आपका, मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीवाणु, केंचुओं आदि की वृद्धि होती है, जो हमारी भूमि को क्या करता है, बंजर करता है। तो आपको तो पता ही है कि केंचुए क्या होते हैं, किसान के मित्र कहे गए हैं। किसान के मित्र क्यों कहे गए हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पोली करने में, उसको नरम करने में, उसको उपजाऊ करने में खास तौर से पोषक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। और उनके जो पोषक पदार्थों का उत्सर्जन जो वो उत्सर्जन करते हैं, वो मिट्टी के लिए पोषक पदार्थ बन जाते हैं। ठीक है, तो अब लास्ट आता है हमारा, भूमि के उलट पुलट करने से पूरी भूमि उपजाऊ भूमि में बदल जाती है। ठीक है, ये आपका 5 पॉइंट है इसमें, जो आपने नोट कर लिए होंगे आसानी से। अगर नोट नहीं कर पाए हैं, मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया है, तो आप इसको वीडियो को रोक रोक करके ध्यान से देखेंगे और मेरी कही भी भाषा को ढंग से पढ़ के वीडियो को रोक रोक करके पढ़िएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आपका दूसरा पॉइंट है बीज डालना, यानी कि जो हम बीज बोते हैं, बुआई करना। दूसरा पॉइंट है हमारे कृषि चरण में। तो सीधी सी बात है, ये तो दिखती बात है कि जब हमारी मिट्टी पोली हो जाती है, तैयार हो जाती है, हम उसको पानी में डाल करके उसको जब नरम कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बीज बोते हैं। तो हमने पूरे
जो भी कृषि करते हैं, जो किसान भाई हैं, वो जब कृषि करते हैं तो वो पूरा का पूरा उसमें बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद सबसे मुख्य पॉइंट आता है खाद तथा उर्वरक डालना। अब खाद और उर्वरक में भी मुख्य अंतर ये है कि खाद जो होती है वो होती है प्राकृतिक और उर्वरक होते हैं रासायनिक, यानी कि रासायनिक कीटनाशकों का या रासायनिक उर्वरकों का। उर्वरक का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करने की क्षमता करने वाला पदार्थ। ठीक है, तो अब हमारा अगला मुख्य पॉइंट आता है खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर है, इनका इस्तेमाल करने से और कौन से लाभ होते हैं और कौन सी हानियां होती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न आप नोट करिए जब तक मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। आप बोर्ड पर आसानी से देख सकते हैं खाद तथा उर्वरक में अंतर। आप दो कॉलम बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर, एक तरफ लिखेंगे खाद और दूसरी तरफ लिखेंगे उर्वरक। अब मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, खाद तथा उर्वरक में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप, अभी मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अलावा भी मैं आपको मौखिक रूप से और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पहला पॉइंट है आपका, खाद प्राकृतिक होती है। कौन कौन सी खाद होती है, हम किस किस चीज़ों को हम खाद के रूप में जानते हैं। पहला पॉइंट है अपना गाय का गोबर, दूसरा बकरियों की मींगड़ियाँ, इसके अलावा जो बायोगैस वगैरह वो तो हम खैर गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट है हमारा सड़े गले पौधे और जो हम हरी सब्जियों का जो भी हम जो अवशेष बचता है, हम सब्जियां काटते हैं तो उसके अलावा भी हम बहुत सारी सब्जियों का जो अवशेष बचता है, उनके जो छिलके वगैरह होते हैं वो हम कहाँ डालते हैं, प्रकृति में डालते हैं, पर वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम करते हैं उर्वरक। किसे कहते हैं उर्वरक? उर्वरक रासायनिक पदार्थों का नाम है। इनके उदाहरण हैं, पहला उदाहरण देखिए आप, यूरिया फॉस्फेट, फिर अगला नाम नोट कीजिए अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया तथा पोटाश। ये जो सारे चार नाम लिखे गए हैं, इनको आप ध्यान से देख लें और लिख लें। मैं 1 मिनट के लिए आशा है आपने ये नाम लिख लिए होंगे। अब खाद और पोटाश जो रासायनिक, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो खाद प्राकृतिक होती है, तो प्रकृति की चीज़ हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। अगर हमने खाद के द्वारा ही कोई फसल उगाई है तो उससे उगने वाला अनाज भी क्या होगा, शुद्ध होगा। जबकि उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक होते हैं। हालांकि खाद जो होती है वो धीरे धीरे प्रकृति के अंदर गलती है तो वो धीरे धीरे रिजल्ट देती है, परिणाम धीरे धीरे देती है। फसल उगने में थोड़ा टाइम लगता है। फसल को जल्दी प्राप्त करने के लिए, फसल को अच्छी रूप में प्राप्त, गुणवत्तापूर्ण प्राप्त करने के लिए किसान किसका उपयोग करते हैं, उर्वरकों का। ये जो उर्वरक होते हैं ये खाद को, फसलों को अच्छे तरीके से उगने में सहायता करते हैं, जल्दी उगाते हैं, प्रचुर मात्रा में उगाते हैं, और ये समय से पहले ही ये फसलों को पकाने में सहायता देते हैं। तो आपने भी, आप लोग भी किसान परिवारों से हैं, आप लोगों को पता होगा खेती कैसे की जाती है। हमेशा उसमें एक पीछे पंप लगा होता है और इस तरीके से उसको हाथ से चलाते जाते हैं और उर्वरक उसमें यूरिया का पानी बनाया जाता है और उसमें फसलों के ऊपर छिड़का जाता है। अब हम अगला पॉइंट लेंगे, सिंचाई करना। अगला पॉइंट है हमारा, कृषि के चरण पढ़ रहे हैं हम, तो अगला पॉइंट है हमारा सिंचाई करना। तो सिंचाई करने के लिए भी दो तरीके के तंत्र हैं, एक है डिप तंत्र और दूसरा है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र और डिप तंत्र में भी अंतर है। डिप का मतलब होता है बूंद बूंद, बूंद बूंद पानी गिरना, और छिड़काव का मतलब होता है जैसे फव्वारा चलता है तो उसमें से खूब सारे पानी जो होती है, किंतु हम उसको क्या करते हैं, छिड़कते हैं। जैसे हम पानी ऐसे से छिड़कते हैं इसी तरीके से, तो वो छिड़काव तंत्र है। ठीक है, तो सिंचाई करने के लिए भी अब दो तरीके, अब आधुनिक समय, हम आधुनिक समय में रहते हैं, पर पुराने ज़माने में जो सिंचाई करने के जो साधन थे वो कौन कौन से थे, इसका भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सिंचाई के आधुनिक तथा पारंपरिक तरीकों में अंतर बताएं, ये प्रश्न पूछा जाता है अक्सर।
तो आप आधुनिक तंत्रों में लिख सकते हैं टरबाइन, जो कि हम बांधों में करा जाता है, सिंचाई बांध करी जाती है। इसलिए पहला पॉइंट लिखिए, सिंचाई के पारंपरिक साधन। उसका नाम है चड़स, ढेकली, रहट तथा मोट। ये 4 नाम हैं जो पारंपरिक सिंचाई के तरीके थे जो पहले ज़माने में की जाती थी। और सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए, नलकूप, विद्युत पंप तथा डीजल पंप। एक बीच में एक प्रश्न और है, हमेशा अक्सर पूछा जाता है 8वीं क्लास की बोर्ड में, छोटा सा 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि खरपतवार किसे कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए, मैं इसका अभी आपको उत्तर लिखवा देती हूँ। खरपतवार किसे कहते हैं? कभी कभी फसलों के साथ अनवांछित फसलें या छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल को उगने में अवरोध पैदा करते हैं। इस प्रकार की जो अनवांछित फसल होती है या पेड़ पौधे होते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को समय रहते मुख्य फसल से हटा देना चाहिए ताकि मुख्य फसल अच्छे से पनपे और हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो। सिंचाई के अंदर एक प्रश्न और बनता है मुख्य कि सिंचाई से क्या क्या लाभ हैं। ये प्रश्न बहुत पहले भी चलता आ रहा है और इस प्रश्न को अक्सर 8वीं क्लास में भी कभी 2 नंबर 3 नंबर के नाम से भी नंबरों में मांग लिया जाता है। तो अब आप इसके उत्तर लिखें कि सिंचाई से होने वाले लाभ। पहला प्रश्न लिखें, पॉइंट लिखें, बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में असंभव है जबकि यह जल के माध्यम से प्रस्फुटित होने में सहायक होते हैं। दूसरा पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पत्तियां जल की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पौधों के फूल, फल तथा बीज की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल की आवश्यकता रहती है। हमें जल कहाँ से मिलेगा? सिंचाई के माध्यम से। लास्ट पॉइंट लिखिए, जल पौधों को जड़ों द्वारा प्राप्त होता है। यह खनिजों तथा उर्वरकों का अवशोषण करने में भी सहायक है। जल द्वारा फसलों को पाले एवं गर्म हवा से भी बचाया जाता है। हमारा अगला बिंदु है फसलों की कटाई। तो फसलों की कटाई करना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से की जाती है, इस पॉइंट पर हम बताएंगे। जब खेतों में खड़ी फसल पककर तैयार हो जाती है तो इस प्रक्रिया को काट कर या खींच कर उखाड़ा जाता है। किसको? जो पेड़ पौधे उगे हैं उनको खींच करके निकाला जाता है बाहर या काटा जाता है। तो इस प्रकार की जो फसलों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं फसलों की कटाई। इसके अलावा इस फसलों की कटाई को करने के बाद जब हम पकी हुई फसल तैयार कर लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक कार्बाइन मशीन में डालते हैं। हंसिया कार्बाइन मशीन यानी कि हार्वेस्टर मशीन जो होती है उसमें डाला जाता है। इस मशीन में जो
चारा होता है, जो फसल होती है वो बीज बीज को अलग कर देती है, छान करके अलग कर देती है और बाकी बची हुई फसल को चारा बना करके छोटे छोटे टुकड़ों में पशु पक्षियों के लिए या खास तौर से गाय भैंसों के लिए चारा बना करके तैयार किया जाता है। हमारा अगला बिंदु है अनाज का भंडारण करना। तो इसमें एक बहुत मुख्य शब्द आया है साइलो। साइलो एक के नाम से ही प्रश्न पूछा जाता है, साइलो क्या है। तो साइलो क्या है? भंडारण करने की एक प्रक्रिया का ही नाम है। अब ये भंडारण कैसे करते हैं कि जब किसान क्या करता है, जब फसल कट जाती है, अनाज जो होता है वो अलग हो जाता है, मुख्य फसल जो खाने वाला जो खाद्यान्न भाग है उसको वो बोरियों में भर लेते हैं और बोरियों में भर करके वो कहाँ तक ले जाते हैं? अनाज मंडी तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। और जो बाकी का जो चारा होता है वो पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है फसल और पर्यावरण का आपस में संबंध। जो फसलों के द्वारा पर्यावरण क्या रहता है? शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है। हरी भरी फसलें जो होती हैं पर्यावरण को स्वच्छ रखने का कार्य करती हैं। तो कुछ पॉइंट हैं वो आप लिखें, मैं 1 बाय 1 बोल रही हूँ। पहला पॉइंट लिखें, परिवेश में फसलों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। दूसरा पॉइंट है, फसलें वायुमंडल की आर्द्रता को बनाए रखने में सहायक हैं। तीसरा पॉइंट है, फसलें वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को निश्चित एवं संतुलित बनाए रखती हैं। अगला पॉइंट है आपका, ये आंधी, तूफान, तेज वायु, बाढ़ इत्यादि से भी धरती की सुरक्षा करती हैं। यह यानी कि फसलें वायु प्रदूषण को भी कम करती हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, ये जंतुओं तथा मानव जाति को खाद्य के रूप में, खाद्यान्न के रूप में उपयोगी फल, सब्जियां इत्यादि प्रदान करने में सहायक है। आज का पाठ यहीं पे कंप्लीट है। कल हम फिर मिलेंगे अगले नए पाठ के साथ।